नमस्कार, श्रीमती मोहरीदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में अपना जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम आधुनिक काव्य संचय है, तो आधुनिक काव्य में पहला जो पाठ आपका है वो अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने ये जो पाठ लिखा है, ये जो कविता लिखी है वो है प्रिय प्रवास महाकाव्य। इनका हिंदी, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है इनकी कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और इसमें लगभग 17 सर्ग है। ये अपना जो पाठ है 12 सर्ग यानी 12वां सर्ग है, इससे लिया गया है 12वां सर्ग, तो इससे ये पाठ लिया गया है 12वां सर्ग से। और इस सर्ग में जो है गोवर्धन धारण की जो कथा है वो इसमें बताई गई है। इंद्र का जो गर्भ हरण हुआ है इसमें, तो गोवर्धन धारण कृष्ण किस प्रकार से गोवर्धन को धारण करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो आख्यान या घटनाएं जो ली गई है वो तो पौराणिक है, लेकिन इसमें जो नयापन है वो इसमें बताया गया है कि इसमें जो कृष्ण का जो रूप है वो सामाजिक सहयोगकर्ता के रूप में इसमें दर्शाया गया है। कृष्ण को एक समाज का हित करते हुए इसमें दिखाया गया है। तो ये एक नई उपमा इन्होंने यहाँ पर हरिओ जी ने दी है, यानी वो पौराणिक जो घटना है उसको नया रूप, इसमें आधुनिक रूप है वो हरिओ जी ने इसमें दिया है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। हम द्रुत विलंबित छंद में ये जो है रचना है द्रुत विलंबित छंद में दी गई है, ठीक है। ये वर्णिक छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। वो प्यारे विद्यार्थियों, वर्णिक छंद होता है द्रुत विलंबित होत नवा बरा, अर्थात ये द्रुत विलंबित में नगण भगण भगण और रगण इस क्रम से 12 वर्ण होते हैं और इस क्रम से रहते हैं नगण भगण भगण और रगण। इस तरह से ये द्रुत विलंबित छंद होता है। तो ये हमें कहाँ पर लिखना है, ये अपने को विशेष वाले बिंदु में लिखना है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का पाठ है प्रिय प्रवास महाकाव्य का 12 सर्ग यानी 12वां सर्ग है। पाठ का शीर्षक है गोवर्धन धारण इंद्र का गर्भहरण। तो पहला मैं पद आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वाचन करके सुना रहा हूँ। पहला देखिए कि सरस सुंदर सावन मास था, घन गए नभ में गिर घूमते, विलसती बहुधा जिन में रही, छविवती उड़ती बगमालिका, गहरता गिरिसानु समीप था, बरसता क्षितिजु नववारि था, गन कबीर रवि अंतिम अंसले, गगन में रचता बहु चित्रदा, नव प्रभा परमोज्वल लीक सी, गतिमती कुटिला फणिनी समा, दमकती दुरती घन अंक में, विपुल के निकला घनी दामिनी। तो इस प्रकार से ये द्रुत विलंबित छंद है, तो इसका वाचन इस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो पॉइंट आपका है प्रसंग, तो प्रसंग जो पॉइंट है उसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग में जो इंद्र का गर्भहरण है यह गोवर्धन धारण शीर्षक से उद्धृत है। तो अब इसमें अर्थ देखिए इसका, तो ये आपको लिखना। और इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि जब उद्धव जी है मथुरा से गोकुल आते हैं, वहाँ पर वृंदावन आते हैं, तो वहाँ का श्री कृष्ण जो सारे जो गोप हैं ग्वाले हैं वो उद्धव जी को श्री कृष्ण जी की उस घटना का वर्णन, श्री कृष्ण जी उस घटना का वर्णन बताते हैं कि किस प्रकार से एक बार ब्रज क्षेत्र में भयानक आपदा आई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, इंद्र का कोप हुआ था, और उस समय किस प्रकार से श्री कृष्ण ने हम ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तो उसका उल्लेख है वो इसमें किया गया है। तो गोप है वो उद्धव जी को बताते हैं अपने कृष्ण की इन लीला का, कृष्ण के सामाजिक कार्य का वो गुणगान करते हैं। तो देखिए गोप है वो उद्धव जी को श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन धारण का प्रसंग है वो सुनाते हैं। सरस सुंदर सावन मास था,
क्योंकि ये वर्षा ऋतु का ही समय था। तो सरस सुंदर, सरस मैंने आनंददायी, आनंददायी सुंदर सावन मास था, यानी उस समय ब्रज क्षेत्र में उस समय जो है आपका आनंददायक रसयुक्त आनंददायक श्रावण मास चल रहा था, श्रावण मास चल रहा था। तो इस पंक्ति का अर्थ हो गया उस समय आनंददायक श्रावण मास चल रहा था। कौन किसको कह रहे हैं? उद्धव जी को कह रहे हैं। कौन? गोप या ग्वाले हैं। उद्धव जी को कह रहे हैं कि एक बार हमारे ब्रज क्षेत्र में जब श्रावण मास का महीना चल रहा था, बड़ा आनंददायक समय था, बड़ा सुंदर वातावरण था, श्रावण का महीना था, तो उस समय घन रहे नभ में गिर घूमते। घन मैंने बादल, नभ मैंने आकाश में, गिर घूमते मैंने घूमड़ रहे थे। आकाश में बादल है, आकाश में क्या है? बादल घूमड़े रहे थे। आकाश में बादल है वो घूमड़ रहे थे, ठीक है, आकाश में बादल घूमड़ रहे थे। विलसती बहुधा जिनमें रही, विलसती का मतलब शोभा पा रही थी, शोभा दे रही थी, शोभा पा रही। बहुधा माने अनेक, विशेष रूप से धरती है वो उस समय शोभा प्राप्त कर रही थी। साथ ही साथ इसमें धरती में विशेष शोभा है वो हो रही थी। इस पंक्ति का समझ में आ गया। विलसती बहुधा जिनमें रही, अर्थात जो धरती है उस समय श्रावण मास में जो है वर्षा काल में बहुत सुंदर लग रही थी धरती, विशेष शोभा को प्राप्त कर रही थी। विलसती बहुधा जिनमें रही, यानी धरती विशेष शोभा को प्राप्त कर रही थी। अब देखिए अगली पंक्ति, छविवती मैंने बहुत ही सुंदर है, सौंदर्य से परिपूर्ण सुंदर जो है वो आपके शोभा है वो प्राप्त कर रही थी। सुंदर शोभावती यानी शोभा को प्राप्त कर रही थी। कौन? उड़ती बकमालिका, बक माने बगुलों की, बक माने बगुलों की जो पंक्तियां हैं वो उड़ रही थी। आकाश में बगुलों की पंक्तियां हैं वो उड़ रही थी। बादलों के बीच में बहुत सुंदर बगुलों की पंक्तियां लग रही थी, बहुत सुंदर बादलों के बीच में बगुलों की पंक्तियां उड़ रही थी। तो बकमालिका, बकमालिका माने बगुलों की माला या पंक्ति, ठीक है, बगुलों की माला या पंक्ति। तो बगुलों की माला पंक्ति उस समय आकाश में काले काले बादलों के बीच में बहुत सुंदर लग रही थी। और इसके साथ अगला जो आपकी पंक्ति है वो है गहरता गिरी सानु समीपता। गिरी माने पर्वत, पर्वत कौन सा? यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत की सानु माने चोटी, सानु माने चोटी, तो गोवर्धन पर्वत की चोटी समीप माने पास ही था। अर्थात कहने का तात्पर्य कवि का गहरता माने घूम रहा था, गरज रहा था, गड़गड़ाहट हो रही थी, गड़गड़ाहट, गहरता माने गड़गड़ाहट, गरज रहा था। गिरी सानु माने गोवर्धन पर्वत की चोटी के समीप, कहने का तात्पर्य है कि गोवर्धन पर्वत की चोटी के समीप ही बादल है वो गड़गड़ाहट कर रहे थे, चमक रहे, गरजना कर रहे थे। समझ में आया कि गोवर्धन पर्वत की चोटी के ऊपर बादल है वो गरजना कर रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही तेज। और इसके साथ अगली जो पंक्ति देखिए, बरसता छिपी छू नव वारिता। नव वारी का मतलब होता है नया जल, नई जल धारा, ठीक है, पानी, वारी का होता है जल पानी, ठीक है, तो नई जल धारा, छिपी मैंने धरती को, छू रहा था, बरसता मैंने बरस रहा था, बरस रहा था। तो इस प्रकार से इस धरती पर बादलों की जो बादल है, बादलों से जो जल धारा है वो इस धरती के ऊपर क्या कर रही थी? नई जल धारा बरस रही थी इस क्षिति पर। क्षिति छू मैंने धरती को छू रही थी, क्या? नववारी मैंने नया जल धारा है, बादलों से जल धारा धरती पर बरस रही थी, बादलों से धरती की बादलों की जो जल धारा है वो धरती पर बरस रही थी। घन कभी रवि अंतिम अंश ले, अंश का अर्थ होता किरण, अंतिम रूप से, अंतिम में रवि मैंने सूर्य, घन मैंने बादल, और बादलों के बीच में सूर्य की किरणें हैं वो अंतिम रूप से विदा ले रही थी। इस प्रकार का यहाँ पर भाव है।
बादलों के बीच में सूर्य की अंतिम किरणें हैं वो दिखाई दे रही थी, सूर्य की और जो पर्वतों की चोटियों से सूर्य की किरणें दिखाई दे रही थी। गगन में रचता बहुचित्र था, गगन में आसमान में आकाश में, और इस प्रकार से बहुचित्र अत्यधिक विचित्र जो चित्र है वो यहाँ पर दर्शित हो रहा था, प्रदर्शित हो रहा था, दिख रहा था, रचित हो रहा था। आकाश में उस समय ये देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकाश में बहुत सुंदर सा विचित्र चित्र है वो हो रहा था। क्यों हो रहा था? कभी बादलों के बीच में गड़गड़ाहट हो रही थी और इसी बीच में बगुलों की पंक्तियां जा रही थी, और साथ ही साथ पर्वतों की चोटी के गोवर्धन पर्वत की चोटी है वो समीपी थी और उसमें बादल वो बरस रहे थे और सूर्य की किरणें भी अंतिम रूप से वहाँ दिखाई दे रही थी। और इस तरह का जो मनोरम चित्रण है वहाँ पर हुआ है, कवि ने किया अयोध्या उपाध्याय जी ने, तो ऐसा लग रहा था बड़ा विचित्र चित्र की उसको प्राप्ति हो रही थी। नव प्रभा परमोज्वल लीक सी, लीक का अर्थ होता है लकीर सी, उपमा अलंकार है, लकीर के समान, लकीर के जैसी, ठीक है, उपमा अलंकार यहाँ पर। परमोज्वल परम उज्ज्वल अत्यधिक प्रकाशमान, नव प्रभा में नई प्रकाश या चमक, आकाश में नया प्रकाश या नई चमक है वो अत्यधिक लकीर के जैसे। लकीर की किसकी यहाँ पर होगी? कौन होगी? लकीर यहाँ पर होगी बिजली की लकीर, बिजलियां चमक रही है तो वो इस तरह से लग रही है परम उज्ज्वल अत्यधिक चमक के साथ में बड़ी लकीर के समान। गतिमती मैंने गति चाल से, गति से। कुटिला फणीनी, कुटिला मैंने टेढ़ी, फणीनी का अर्थ होता है सर्पिणी, यानी असमान में समान, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। इस प्रकार से वो बिजलियां चमक रही आकाश में जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी क्या है सर्पिणी है। उपमा दी है, बिजली को किसकी उपमा दी है प्यारे विद्यार्थियों? कुटिला फणीनी के समान, गतिमती चाल से चलती हुई बिजलियां चमक रही है, दमकती चमक रही है, चमकती, दुरती, दुरती मैंने विशेष रूप से घन अंक में, मैंने बादलों के अंक में, बादलों के मध्य, बादलों के गोद में, अंक मैंने गोद होता है, अंक मैंने संख्या भी होती है, लेकिन यहाँ पर मध्य शब्द काम मिलेंगे। बादलों के मध्य में बिजलियां अत्यधिक विशेष रूप से चमक रही हैं। विपुल केली कला खनी दामिनी, दामिनी का अर्थ है बिजली, और केली कला के लिए अत्यधिक रूप से, विपुल का अर्थ हो गया अनेक, अनेक क्रीड़ा रूपी, क्रीड़ा केली का अर्थ होता है क्रीड़ा रूपी कला की खान, खानी मैंने खान, तो बिजली है वो इस प्रकार से लग रही है जैसे कोई अनेक क्रीड़ा रूपी कला की खान से उस समय वो बिजली है वो चमक रही है। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से प्राकृतिक वातावरण का चित्रण है। अयोध्या उपाध्याय जी ने ये गोवर्धन धारण जो आपकी कविता है उसमें इन्होंने किया है। तो बड़ा यहाँ पर उद्धव जी को गोप है वाले हैं, वो किस प्रकार से वहाँ ब्रज क्षेत्र का जो वातावरण उस समय भयानक वातावरण हुआ है मूसलाधार बारिश का, उसका चित्रण उन्होंने इसमें किया है। और विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? उसमें आप लिखोगे कि बादलों के बीच में बिजलियां चमकना वो दिखाया गया, इसमें चित्रित किया गया है। बादलों के बीच से किस प्रकार से बिजलियां चमक रही है उसको किस प्रकार से उपमा यहाँ पर दी गई है, कुटिला फणी के समान, केली किला खान के समान, क्रीड़ा रूपी कला की खान के समान यहाँ पर बिजली को दिखाया गया है। तो ये भी इसमें वर्णन आप करेंगे, लिखेंगे ये बिंदु। इसके साथ बिजली के लिए यहाँ पर जो है इसकी उपमा दी गई है कुटिला फणी के समान, तो ये जो पद है इसमें आप उपमा अलंकार का प्रयोग करेंगे। लीक सी में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है, तो ये आप अलंकारों में आप इसका उपमान दिया है इसलिए उपमा अलंकार है। साथ ही साथ अनुप्रास है, सरसा रसा अलंकार भी इसके अंदर किया गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये सभी पंक्ति में आप लिख लेना तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी है। भाषा की बात करें तो कौन सी बोली है? क्योंकि प्रथम खड़ी बोली हिंदी का पहला ये महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है, तो खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। और भाषा तत्सम शब्दावली है। छंद की अगर बात करें तो आप लिखोगे इसमें द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। द्रुत विलंबित छंद है वो आपको पता है वर्णिक छंद है, और इसमें नभ घर नगण भगण भगण रगण के क्रम से 12 वर्णों का ये छंद है। ठीक है, ये मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। द्रुत विलंबित छंद होत नभा भरा नगण भगण भगण रगण से क्रम से 12 वर्णों का ये वर्णिक छंद है वो इसमें होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको ये जो पद है आपका पहला जो पाठ है गोवर्धन धारण ये समझ में आया होगा, और इसके साथ में आपको अगले जो पद है हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।